कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि केमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है, कौन सा केमिकल कहाँ यूज होता है, इसके कितने फायदे हैं, कौन सा तत्व है, कौन है मिश्रण, कौन है यौगिक, इन सब के बारे में हम जानेंगे। बट ये सब बेसिक बातें हम नहीं करेंगे। हम जानेंगे केमिस्ट्री के सम बेसिक 5 बड़े नियम, जिससे ये डिसाइड होता है कि कौन सा एलिमेंट यानी कि कौन सा तत्व आपस में कितना क्रिया करके क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, यानी कि आपस में जुड़ेंगे और क्या करेंगे, कंपाउंड का निर्माण करेंगे। कहने का मतलब है कि कौन सा तत्व कौन से तत्व का कितना मोल, कितना द्रव्यमान, कितना परसेंट आपस में कंबाइन होकर के नए उत्पाद को जन्म देंगे, या फिर कह सकते हो कि नए उत्पाद को बनाएंगे। ये सभी जो चीजें हैं, ये सब 5 बड़े नियम है केमिस्ट्री के, यही सब डिसाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो नियम है ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक से दूसरे रूप में बदल देते हैं। और ये सब बातें अभी के लिए लागू नहीं होते, ये 1740-1760 के बीच की बातें हैं। मान लेते हैं कि कोई ए नाम का तत्व है जो बी नाम के तत्व से क्रिया करता है और क्या करता है, ए बी का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, ए बी का निर्माण करता है। तो ए का जितना मास होगा बी के जितने मास से क्रिया करेगा, तो ए बी का इन दोनों के मास के बराबर क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि कार्बन है और मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, और दोनों ने कंबाइन करके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट है या फिर कहें आणविक भार है, ये कितना होता है, 12। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 गुणा का कितना हो जाएगा, 16। और कार्बन का यहाँ पर आप लिख सकते हैं 12, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 16। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 44, और ये भी कितना हो जाएगा, 44। तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है ना, आपस में क्या हुए, बराबर। तो जितना अभिकारक का मास है उतना ही उत्पाद का मास है, यानी कि अभिकारक का जितना भार है उतना ही उत्पाद का भार है, यही कहता है ये नियम। ठीक है, लेकिन आज के डेट में ये लागू नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम की बात है, 1740-1760 की। चलो इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना था आपको। चलो, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है हमारे साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1.5 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए, 1.5 ग्राम इथेन फार्मूला जानते हैं, C2H6 को जलाने पर 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एवं 2.7 ग्राम जल का निर्माण होता है या प्राप्त होता है। तो दर्शाइए कि यह जो समीकरण है, दर्शाइए कि यह यह जो है, यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि 1.5 ग्राम इथेन है, इसको जलाने पर 4.4 ग्राम हमको कार्बन डाइऑक्साइड और 2.7 ग्राम क्या होता है, वाटर प्राप्त होता है। तो दर्शाना है कि यह अभिक्रिया जो है क्या करता है, नियम को फॉलो करता है। तो हमने इसके पहले जो है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया था कि मोल कैसे होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पर भी इस रिएक्शन को पहले लिख लेते हैं कि C2H6 है, इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन से जलाया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ और क्या हुआ, वाटर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, वाटर का। हमने बैलेंस कर लिया इसको। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। तो हमको क्या चाहिए, पहले नंबर ऑफ मोल चाहिए, किसके, इथेन के। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 फार्मूले मैंने आपको बताया हुआ है, नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लेना। तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर किसके लिए, इथेन के लिए। तो हमको क्या दिया गया है, मास दिया गया है, तो मास गिवन है, और निकालने को क्या पता है हमको, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जिसको आप कहते हो। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमको क्या दिया गया है, 1.5 ग्राम, ये हमको दिया गया है। और इसका जो मोलर मास है इसका कितना होगा, तो 2 × 12 तो इसका हो गया, और 6 × 1 इसका हो गया। तो मतलब कितना हो गया, 1.5 बटे 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया, 30। ठीक है, इस दशमलव को हटा करके
नीचे में लिख दीजिए 1 शून्य, 15 कम 15 दूनी 30, 15 शून्य शून्य। तो यहाँ पर कितना आया 1/20। नंबर ऑफ मोल्स कितने आया 1/20। ये किसके थे हमारे, ये किसके थे, इथेन के। अब देखो यहाँ पर 2 मोल यदि इथेन होते तो 7 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल क्या बनाते, वाटर बनाते। लेकिन यहाँ पर कितना मोल उपयोग हुआ है इसका 1 मोल। तो 2 मोल का यदि मैं कहता हूँ कि 2 मोल ऑफ C2H6 यदि होता तो हमको कितने मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, तो 7 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती। कितने मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, 7। तो 1 मोल की कितनी आवश्यकता होती, यदि 1 मोल हमारे पास इथेन होता तो अपने को कितने की आवश्यकता होती, तो 7/2 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती। बट अपने पास है कितना 1/20 मोल है, तो 1/20 मोल का कितना हो जाएगा वहां पर 1/20 मोल ऑफ इथेन का कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 7/2 गुणा 1/20 मोल ऑक्सीजन के लिख लेते हैं। जब 1 मोल इथेन चाहिए होगा तो कितने मोल अपने को ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 7/2 मोल। तो हमारे पास कितने मोल है इथेन के, तो 1/20 मोल है किसके, इथेन के। 1/20 मोल ऑफ इथेन जो है कितना मोल चाहिए अपने को, तो 7/2 गुणा 1/20 मोल हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन का। यानी कि कितने हो गए 7/40। तो ऊपर को मिटाते हैं, ऊपर को मिटा देते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो हमारे पास ऑक्सीजन की भी मोल निकल के आ गई। ऑक्सीजन के मोलों की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन के मोल की संख्या कितनी है 7/40। अब हम इसको क्या करना है, वजन निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फिर से फार्मूला लगाइए। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होगा, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, क्या कि मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास, क्या हमको मास दिया गया है, नहीं। हमको मोलर मास पता है, हाँ पता है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा 32। तो यहाँ पर मोल्स की संख्या कितनी आई 7/40। मास नहीं दिया गया तो x, और यहाँ पर इसका जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास है कितना आ जाएगा 2/16, सॉरी 2/16 कहता हूँ 2 × 16। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा ये 7 गुणा 32/40। तो 8 दूनी 8 चौक 32, 8 पंचे 40, तो 7 चौक 28/5। तो 28/5 क्या आया इसका द्रव्यमान, 28/5 इसका क्या आया द्रव्यमान, 28/5। तो ये कितना हो जाएगा 5 में 25 बच गया कितना 3, तो 5 6 30। तो 5.6 ग्राम आया वजन किसका, ऑक्सीजन का, और 1.5 ग्राम किसका था, इथेन का। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले मिटा देते हैं इसको, पहले नोट कर लो इतने को। तो यहाँ पर से मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ, नोट कर लिए हो। तो हमको क्या चाहिए, हमको इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना है। तो जहां पर देख लीजिए कि उत्पाद का जो द्रव्यमान है, उत्पाद का द्रव्यमान कितना है 4.4 + 2.7। उत्पाद का द्रव्यमान कितना, उत्पाद का तो कार्बन डाइऑक्साइड, और किसका H2O का द्रव्यमान कितना, तो इसका 4.4 आया है और इसका कितना आया है 2.7। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7.1। ठीक है, 7 4 11, तो ये हो जाएगा 7.1 ग्राम। ये किसका आया, उत्पाद का। और अभिकारक का देखें तो अभिकारक का द्रव्यमान देखिए, अभिकारक का द्रव्यमान, तो किसका किसका द्रव्यमान निकालेंगे, तो इथेन का और किसका ऑक्सीजन का। तो इथेन का कितना आया अपने पास दिया गया है 1.5, और इसका कितना आया 5.6 ग्राम। तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 7.1 ग्राम। तो देख लीजिए वहां भी 7.1 आया, यहाँ भी 7.1 आया, यानी कि दोनों के दोनों क्या थे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कर रहे थे। नियम के दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात के नियम में क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में, किसी भी रासायनिक यौगिक में स्थित तत्व, यौगिक में स्थित तत्व एक निश्चित भार अनुपात में पाए जाते हैं। एक निश्चित क्या कह सकते हैं, भार अनुपात कहो, द्रव्यमान अनुपात कहो, एक ही बात है। भार अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे उसे कहीं से भी प्राप्त किया जाए। पाए जाते हैं चाहे उसे किसी भी विधि से प्राप्त, किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए।
क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो क्या कह रहा है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में स्थित तत्व एक निश्चित भार अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे उसे आप किसी भी विधि से बनाओ या उसको कहीं से प्राप्त करो। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास क्या है कि समुद्र का जल है, समुद्र का जल, तो समुद्र का जल का जो सूत्र होता है वो भी क्या होता है, H2O होता है। यानी कि इसमें H और O का जो अनुपात है, H और O का जो अनुपात है ये कितना है, 2:1। कितना है, 2:1। यानी कि इसका जो भार है ये कितना होगा, 2, और इसका भार कितना हो जाएगा, इसका मतलब अनुपात कितना है, 1। या फिर आप ऐसे समझो कि ऑक्सीजन का जो वेट है ये कितना होता है, 16। तो हाइड्रोजन कितना भार में है, 2, और ऑक्सीजन का भार कितना है यहाँ पर, 16। आप समुद्र जल के बाद आप चाहे तो इसको ले लीजिए, किसका, नदी का जल का, नदी का जल का। तो नदी का जल का भी फार्मूला क्या होता है, H2O ही होता है, जहां पर H और O जो है भार के अनुपात में यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन का भार कितना होगा, 2, और ऑक्सीजन का भार कितना होगा, 16। तो मतलब 1:8 यहाँ पर भी है। अब चाहे नदी का जल ले लीजिए, चाहे आप नल का जल ले लीजिए, नल का जल भी क्या होता है, सेम फार्मूला होता है, H2O ही होता है। तो इसका भी फार्मूला होगा, H और O का जो अनुपात होगा ये क्या होगा, 2:16, यानी कि 1:8। कहने का मतलब है कि आप किसी भी यौगिक को कहीं से, मतलब कोई भी रासायनिक यौगिक है उसको आप कहीं से भी प्राप्त करो या बनाओ, उसमें जो एलिमेंट होंगे यानी कि जो तत्व होंगे वो एक निश्चित भार में पाए जाएंगे। क्या होंगे, एक निश्चित भार में पाए जाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.243 ग्राम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर 0.4030 ग्राम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, प्राप्त होता है। ये हमारा क्या था, एक्सपेरिमेंट 1 था, यानी कि प्रयोग 1 था। अब इसी के दूसरे प्रयोग में क्या कहा जा रहा है कि 0.182 ग्राम मैग्नीशियम को फिर से ऑक्सीजन के साथ जलाने पर, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, तो ऑक्सीजन के साथ जलाने पर 0.302 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह हमारा एक्सपेरिमेंट 2 है। तो हमको ये बतलाना है कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट में जो हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अनुपात है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो अनुपात है ये एक जैसा रहेगा। इसको हमको क्या करना है, बतलाना है। चाहो तो आप एक क्या कर लीजिए, टेबल बना लीजिए, यहाँ पर एक टेबल ऐसा बना लीजिए कि एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2। तो एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 1 में मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम पहले कितना लिया गया था, तो दशमलव देख लो 243 ग्राम। पहले एक्सपेरिमेंट में कितना लिया, 0.243 ग्राम। दूसरे एक्सपेरिमेंट में कितना लिया, 0.182 ग्राम। दूसरे एक्सपेरिमेंट में कितना लिया मैंने, देखो, अच्छा ऑक्सीजन कितना लिया मैंने, देखो ऑक्सीजन कितना लिया, पहले मैंने दिया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, है ना, किसका दिया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भार कितना दिया गया, पहले में 0.403 और दूसरे वाले में कितना दिया गया है, 0.302। तो जब मैंने आपको पहला नियम पढ़ाया था तो बताया था कि इसका द्रव्यमान यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अभिकारक का द्रव्यमान मतलब क्या हो गया, 0.243, तो कितना जोड़ेंगे कि 0.403 हो जाए, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 3 से 3 गया 0, 10 में 4 गया 6, 3 में 2 गया 1, तो ये कितना आ गया 0.160। यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा अपने को, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेम यहाँ पर भी 0.182 ग्राम है, 0.302 ग्राम से घटा दीजिए, 2 से 2, 10 में 8 गया 2, 3 में गया 2 में गया 1, तो 0.120 ग्राम। तो यानी कि पहला ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम कितना था 2.243, दूसरा कितना 0.160। अगली बार मैग्नीशियम कितना था 1.882 और दूसरी बार मैंने वो ऑक्सीजन कितना मिला 0.120। तो पहले एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, ये देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो अनुपात है ये कितना है, तो 0.243 अनुपात 0.160 है ना, 160 ग्राम। तो इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 8 से 24 और लगभग ये कितना 8 दूनी 16 के लगभग। ये तो कहाँ था, एक्सपेरिमेंट 1 में था, एक्सपेरिमेंट 1। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो अनुपात है ये कितना है 0.243 बटे 0.160 और ये लगभग कितने के बराबर है 3/2, यानी कि कितना आया 1.5 ग्राम।
दूसरे तरफ से देखते हैं हम कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो अनुपात है ये कितना है। ये एक्सपेरिमेंट कितने में, 2 में। तो एक्सपेरिमेंट 2 में देखिए मैग्नीशियम का वेट कितना 0.182 और दूसरे वाले में ऑक्सीजन का 0.120। तो 6 × 18 6 दूनी 12 लगभग 3:2 के अनुपात है। तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो अनुपात है ये लगभग कितना है, 1.5 के बराबर है। यानी कि 1.5 यहाँ भी 1.5 यहाँ भी। यानी कि आप किसी भी विधि से मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्राप्त कीजिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो अनुपात है ये हर जगह क्या मिलेगा, आपको समान मिलेगा। नोट कीजिए इतनी बात। नियम, इसी को हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, तो बहु अनुपात का नियम। इस नियम में क्या कहता है कि जब दो तत्व क्या करते हैं आपस में, जब दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं या अभिक्रिया करते हैं तो एक तत्व का अलग अलग द्रव्यमान दूसरे अन्य तत्वों के एक निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं, निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं, निश्चित द्रव्यमान से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। और ऐसा करके वो क्या करते हैं, छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात बनाते हैं। द्रव्यमान से क्रिया करते हैं और आपस में क्या करते हैं, छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात रखते हैं। आपस में छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात रखते हैं। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज भले आपको समझ नहीं आए, बट एग्जांपल से जब हम आपको समझाएंगे तो ये आपस में आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करेंगे, दो तत्व जब आपस में क्रिया करेंगे तो एक तत्व का अलग अलग द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करेगा। और क्या हम कहते हैं कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का वेट कितना लेंगे, यहाँ पर 2। दूसरी तरफ कार्बन है और एक बार फिर से हम ऑक्सीजन लेंगे, तो इस बार हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले। तो दोनों बार कार्बन का जो वेट है यहाँ पर कितना था, 12 था। एक बार ऑक्सीजन का वेट कितना था, 32, और दूसरी बार कितना था, 16। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे तो 32 और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन था तो कितना, 16। ठीक है। और इधर आप चाहो तो बता सकते हो कि इसका 44 ग्राम आया है ना, और इसका कितना आ जाएगा, 16 और 12 28 ग्राम। द्रव्यमान अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर देखिए कि पहले ऑक्सीजन का जो अनुपात है दूसरे ऑक्सीजन के साथ जो अनुपात रखता है वो कितना है, 2। तो ये छोटी पूर्ण संख्या हुआ है ना, ये क्या हुआ, छोटी पूर्ण संख्या हुआ। और जैसे कि मैं लेना चाहूँ यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अलग अलग द्रव्यमान, ऑक्सीजन का अलग अलग द्रव्यमान जो कौन कौन सा है, 32 ग्राम और 16 ग्राम है ना। कार्बन मतलब सी के एक निश्चित द्रव्यमान जिसको हम क्या कहते हैं, 12 ग्राम, जिससे क्रिया किया, निश्चित द्रव्यमान कितना, 12 ग्राम से क्या किया इसने, क्रिया करता है। और क्या करता है, एक छोटी पूर्ण संख्या का निर्माण करता है। देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक, ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा, जैसे कि अपने पास है H और O, तो H2O, और दूसरा है अपने पास H2O2। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का वेट कितना, 2, ऑक्सीजन का वेट कितना, 16। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का वेट कितना, 2, ऑक्सीजन का वेट कितना, 32, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का वेट कितना, 16, तो दूसरा 2 ऑक्सीजन का वेट कितना, 32। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन फिर से एक बार क्या कर रहा है, एक बार 16 एक बार 32, मतलब एक तत्व का अलग अलग द्रव्यमान, एक तत्व का अलग अलग द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान कितना, 2 ग्राम। 2 ग्राम यानी कि दूसरे तत्व अन्य तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करता है, क्रिया करता है। और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक पूर्ण संख्या का निर्माण करेंगे, जिसको आप कह सकते हो 1/2। ठीक है, या 2/1 जो भी कहो, सॉरी ये तो भिन्न हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, एक पूर्ण संख्या का निर्माण कर लेंगे, 2/1। यानी कि फिर से वही बात कि एक छोटी पूर्ण संख्या का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर से वही बात, ये मेरे पास यहाँ पर NO बन रहा है, तो 14 इसका होगा, 16 इसका होगा।
दूसरे में क्या होगा, नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। यहाँ पर दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, नाइट्रोजन का वेट कितना 14, ऑक्सीजन का वेट कितना, 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा 32। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि N2O3 हो गया अपने पास। N2O3 मतलब नाइट्रोजन का वेट कितना 28, ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया यहाँ पर 48। लास्ट वाला देख सकते हो N2O5, तो नाइट्रोजन का वेट कितना 28 और ऑक्सीजन का वेट कितना 80। अब देखो यहाँ पर ये कुछ कंपाउंड बनाए हैं हमने। इन कंपाउंड में किसी हम एक तत्व का द्रव्यमान क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, और दूसरे तत्व के द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, अलग अलग रखते हैं। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर मेरे पास है कि नाइट्रोजन का, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, देख लेता हूँ कि यहाँ पर ये फिक्स कर सकते हैं। इसको फिक्स करने में थोड़ा सा ज्यादा कठिन लगेगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का वेट मैं क्या कर देता हूँ, एकदम से फिक्स कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं सभी को क्या कर देता हूँ 28 बना देता हूँ। तो नाइट्रोजन का जो वेट है ये मैं क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर ऑक्सीजन का वेट, तो नाइट्रोजन का वेट कितना 28, ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया 32। ठीक है, यहाँ कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं, एक का भी कर सकते हो, एक, तो यहाँ कितना हो गया 28 और एक कितना हो गया 16। ठीक, यहाँ पर कितने गुणा 2 का, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर लीजिए, तो 14 दूनी कितना हो गया 28 और 32 दूनी कितना हो गया हमारे पास 64। यहाँ पर भी आप चाहो तो एक का गुणा कर लो, ना करो तो भी ठीक है, कर लो तो भी ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 और ये हो गया हमारे पास कितना 28, और इधर कितना हो गया वेट 48 और ये कितना हो गया 80। ठीक, अब देखो नाइट्रोजन का एक तत्व का पूरा द्रव्यमान मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान है ये अलग अलग है, देख लो 16 है, कभी 32 है, कभी 64 है, कभी 48 है, कभी 80 है। और ये सब क्या करेंगे, एक निश्चित क्या कर लेंगे, ये लोग निश्चित क्या कर लेंगे यहाँ पर, निश्चित अनुपात में यहाँ पर किया करेंगे। जैसे कि मैं इसको 16 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 बार में, यहाँ 16 से काटूंगा तो कितने बार में 1 बार में, यहाँ 16 काटूं कितने बार में 4 बार में, यहाँ 16 से काटूं कितने बार में 3 बार में, इसको 16 से काटूं कितने बार में 5। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी क्या कर रहे हैं, एक पूर्ण संख्या का निर्माण कर रहे हैं, एक पूर्ण संख्या का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 आप साइड से भी जमा सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर तीसरा नियम का हम सबको समझ आ गया कि एक तत्व का अलग अलग द्रव्यमान दूसरे तत्व के, एक तत्व का अलग अलग द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करेंगे, और जब क्रिया करके यौगिक का निर्माण करेंगे तो इनका जब वेट का आप अनुपात निकालोगे तो एक निश्चित अनुपात यानी कि पूर्ण संख्या में व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल नियम भी कहते हैं। तो इस नियमानुसार इसको भी पहले थ्योरी को बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे। तो क्या कह रहे हैं तीसरा नियम, तो जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग संयोजित होते हैं, द्रव्यमान से अलग अलग संयोजित यानी कि क्रिया करते हैं, संयोजित होते हैं, तो वे यहाँ पर ऐसा लिखो, तो जिस द्रव्यमान में वे ऐसा करते हैं, जिस द्रव्यमान में वो ऐसा अनुपात लिख दिया, जिस द्रव्यमान में वे ऐसा करते हैं, उसका अनुपात उस द्रव्यमान के साथ तो उसका अनुपात उस द्रव्यमान के अनुपात में, उसके द्रव्यमान के अनुपात में एक छोटी पूर्ण संख्या का निर्माण करते हैं, जिससे वे स्वयं भी संयोजित होते हैं, जिसमें वे स्वयं भी संयोजित होते हैं।
थ्योरी को अच्छे से पढ़ें एक बार। क्या कह रहा है कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग संयोजित होते हैं तो जिस द्रव्यमान में वे ऐसा करते हैं उसका अनुपात उस द्रव्यमान के अनुपात में एक छोटी पूर्ण संख्या का निर्माण करते हैं जिससे वे स्वयं भी क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। क्या कहा मैंने, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दो, हमारे पास क्या कि क्या कहते हैं, कार्बन और सल्फर ले लेते हैं। जैसे कि कार्बन और सल्फर है मेरे पास और कोई तीसरा तत्व है हमारे पास ऑक्सीजन। तो कोई दो तत्व के अलग अलग द्रव्यमान मतलब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मान लो बनाते हैं, इधर बना लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मान लो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और इधर से सल्फर और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन का वेट कितना होता है तो 12 और सल्फर का वेट कितना होता है तो 32। और ये दोनों जब आपस में संयोजित होते हैं यानी कि कार्बन और सल्फर जब आपस में संयोजित होते हैं तो कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर कार्बन का वेट कितना है 12 और ऑक्सीजन का वेट कितना है 32। ठीक, ऑक्सीजन का वेट कितना है यहाँ पर 32। यहाँ पर देखिए सल्फर का वेट कितना 32, ऑक्सीजन का वेट कितना 32। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का वेट क्या है, फिक्स है। यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन का वेट क्या है, फिक्स है। बदल कौन रहा है, कार्बन, और कौन बदल रहा है, सल्फर। यानी कि कार्बन और सल्फर अलग अलग द्रव्यमान के साथ खुद क्या हो रहे हैं, संयोजित हो रहे हैं। तो इनका और इनका अनुपात जब ये आपस में जब दूसरे के साथ संयोजित हो रहे थे तो कार्बन और सल्फर का जो अनुपात था जब दूसरे के साथ संयोजित हो रहे थे तो 12/32 आ रहा था। तो इसको जब तुलना करेंगे तो 4 × 12 और 4 × 8 32। अनुपात कितने का आया यहाँ पर 3:8 का। और जब ये स्वयं संयोजित हो रहे तो देखो कार्बन और सल्फर कितने अनुपात में है, तो कार्बन का वेट कितना है 12 और सल्फर कितना हो जाएगा यहाँ पर 64। तो कार्बन और सल्फर का अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पर 12/64। कैसे कि यहाँ पर 64, तो सल्फर का अकेले का होता है 32, तो दो लोगों का कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पर इनको यदि हम तुलना करें तो 4 × 12 और 4 16 कितना हो गया 64। इनका अनुपात कितना है 3:16। अब जब हम इन दोनों को आपस में तुलना करेंगे यानी कि 3:8 और 3:16 को, तो ये क्या हो जाएगा 3/8/3/16 है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 से 3 खत्म, 16 ऊपर चला जाएगा तो 8 × 8 8 दूनी 16। तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 2 अनुपात 1। अब बात को समझते हैं। क्या कहा था नियम ने कि कार्बन और सल्फर अलग अलग ऑक्सीजन के साथ क्या किए, क्रिया किए अलग अलग द्रव्यमान के साथ, बट ऑक्सीजन का वेट क्या था, फिक्स था। तो जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान मतलब ऑक्सीजन के निश्चित द्रव्यमान से आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तो उनका अनुपात, इनका जब वे क्रिया कर रहे थे दूसरे तीसरे तत्व के साथ तो इनका अनुपात कितना आया 3:8। और जब आपस में संयोजित किए तो इनका अनुपात कितना आया 3:16। और इन दोनों का जब हमने अनुपात निकाला तो कितना आया 2:1, जो कि एक क्या था, छोटा पूर्ण संख्या था, जो कि एक कैसा था, छोटी पूर्ण संख्या थी। समझ आई बातें, समझ आया क्या कहा मैंने। बना लिए H2S। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन का वेट कितना 2, सल्फर का वेट कितना 32, यहाँ हाइड्रोजन का वेट कितना 2, ऑक्सीजन का वेट कितना 16। तो यहाँ पर किसका मास फिक्स है, हाइड्रोजन का। तो यानी कि तीसरा तत्व कौन था यहाँ पर, हाइड्रोजन, जिसका मास क्या था, फिक्स था। और दो अलग अलग तत्व कौन थे, सल्फर और कौन थे, ऑक्सीजन। इनका द्रव्यमान कैसा था, अलग अलग था। तो जब ये दोनों तीसरे तत्व के साथ क्रिया कर रहे थे तो कौन सा अनुपात बना रहे थे, तो 32/16 सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात, सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया 2/1। कितना आया 2/1। और जब ये आपस में क्रिया कर रहे थे तो ये क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ सल्फर का वेट कितना 32 और ऑक्सीजन का वेट कितना 32। तो अनुपात कितना आया सल्फर और ऑक्सीजन का, तो 1/1। यहाँ कितना आया 2/1। तो दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 2:1, यानी कि एक फिर से छोटी पूर्ण संख्या। तो जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ निश्चित द्रव्यमान के साथ क्रिया करेंगे तो ये क्या करेंगे, आपस में एक अलग अनुपात निकालेंगे। और जब आपस में संयोजित होंगे तो एक अलग अनुपात निकालेंगे। जब दोनों अनुपात का आप क्रिया क्या कहते हैं, अनुपात निकालोगे तो छोटी पूर्ण संख्या निकल करके आएगी, जो इसमें कहा गया है। तो 4 नियम समझ आ, हाँ 4 नियम समझ आ गए। चलिए अगला नियम है गेल-लुजाक का नियम। गेल-लुजाक का नियम देख लीजिए, मिटाता हूँ इसको। फिर ये सब बातें गैसें पर होती हैं, यानी कि अभिकारक भी गैस होना चाहिए और प्रोडक्ट भी कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए। तो जब गैसें आपस में क्या करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, आपस में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो आयतन के अनुसार, आयतन के अनुसार, आयतन के अनुसार
ऐसी मात्रा में करती हैं, ऐसी मात्रा में क्रिया करती है कि जिसमें वे क्या हो, छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात रखती हो, जिसमें वे छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात होती है, छोटी पूर्ण संख्या का अनुपात होती है। जैसे कि मैं कहूँ हाइड्रोजन है और मेरे पास क्या है, क्लोरीन है, तो ये क्या करेंगे, 2HCl का निर्माण करेंगे। तो देखो हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम एक आयतन और क्लोरीन का एक आयतन, देखो यहाँ पर लिखा है ना एक एक एक, तो ये क्या कर रहे हैं, दो वॉल्यूम यानी कि दो आयतन क्या कर रहे हैं, HCl का निर्माण कर रहे हैं। जलाया जाता है तो बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और जलने के लिए ऑक्सीजन जो चाहिए होगा ऑक्सीजन, उसका आपको द्रव्यमान ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो ये रिएक्शन कैसे रहा होगा, CH4 रहा होगा, ये कैसा रहा होगा, गैसियस, और जो ऑक्सीजन होगा जलाने के लिए वो भी क्या होगा, गैसियस, और ये क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाएंगे, H2O, और H2O कैसा रहता है, लिक्विड में रहता है, किसमें रहता है, लिक्विड में रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, तो गैसियस। तो गेट-उजाड़ का नियम ओनली गैस पर लागू होता है, ना कि लिक्विड के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसको लिक्विड के ऊपर ना करके केवल और केवल किस पर करेंगे, हमारे गैस के प्रोडक्ट के ऊपर हम करेंगे, है ना। तो समीकरण संतुलित करना चाहते हैं तो समीकरण संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पर एक मोल हमारे पास ये है तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक। तो अब हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब देखो इसका एक वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम से क्रिया करके एक वॉल्यूम क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को चाहिए, ऐसा करके पूछा जा रहा है। तो एक वॉल्यूम यानी कि एक आयतन का मान अपने को कितना दिया गया है, 100 ml दिया गया है सर, है ना। तो 2 वॉल्यूम का कितना आ जाएगा, 200 ml, और ये द्रव्यमान ना कह करके यहाँ पर लिख सकते हो आप, आयतन लिख सकते हो, है ना। द्रव्यमान भी कह सकते हो बट आयतन कह लो, आयतन ज्यादा अच्छा रहेगा, आयतन ज्ञात करना है। तो इसका 2 मोल का कितना हो जाएगा, 200 ml। जब एक का मान कितना है 100, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 200, फिर से एक का मान कितना हो जाएगा 100 ml। तो यहाँ पर कितना आया आंसर अपने पास 100 ml, और यहाँ पर भी आप इसको भी आप आंसर कंसिडर कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान था, एक का मान अपने को दिया था 100, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 200, यहाँ पर भी एक का मान कितना हो जाएगा 100, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। जैसे कि अपने को दिया है दूसरा क्वेश्चन कि नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, 2 मोल अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पास कितना ml नाइट्रोजन है, 60 ml नाइट्रोजन है, और 60 ml मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। 60 ml मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन है, और 60 ml मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो बनने वाला अमोनिया का जो आयतन है, यानी कि इसका जो आयतन है, ये आपको ज्ञात करने को कहा जा रहा है कि कितना होगा, अमोनिया का आयतन आपको ज्ञात करने को कहा जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि मैं कहता हूँ कि नाइट्रोजन का 1 मोल किसके बराबर है, 60 के बराबर है, किसके बराबर है, 60 के बराबर है, और इसका 3 मोल किसके बराबर है, 60 के बराबर है, तो ये आपस में इतना तो रिएक्शन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका 3 मोल और इसका 1 मोल, ऐसा नहीं होगा। जब इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी कितना ही मोल रिएक्ट करना चाहिए, 1 मोल रिएक्ट करना चाहिए, तभी तो हमारे पास कितना मोल बनेगा, इधर 3 मोल बनेगा, है ना। तो एक वॉल्यूम का कीमत यहाँ पर इसके लिए कितना है, 60, है ना, और इसके लिए 3 के वॉल्यूम कितना है, कितना है यहाँ पर 3 का हमारे पास। तो सॉरी यहाँ पर मैं इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए मेरे को, क्योंकि इसका कितना वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना है, 2 वॉल्यूम है। अब देखो इसका एक वॉल्यूम का अपने को मान कितना दिया गया 60, इसका मान कितना दिया गया 60, और इसका मान कितना आना चाहिए, 2 वॉल्यूम आना चाहिए, 2 आयतन आना चाहिए। बट मेरे पास कंडीशन ये है कि इसका टोटल 60 ही यूज होगा, और इसका कितना यूज होगा ये हमको नहीं पता। तो हम कैसे करेंगे, 3 मोल का अपने का मान कितना दिया गया है, 3 मोल का या फिर 3 आयतन का मान कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। तो एक आयतन का कीमत कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो एक आयतन का 60/3 मतलब कितना हो जाएगा 20। तो 20 ml यहाँ पर क्या करेगा, इसका रिएक्शन करेगा, किसका, नाइट्रोजन का 20 ml इसका रिएक्शन करेगा, और 3 ml मतलब इसका 60 ml रिएक्शन करेगा, और इसका कितना बना लेगा 2 वॉल्यूम, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 वॉल्यूम, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना ml, 40 ml निर्माण हो जाएगा। कितना ml निर्माण हो जाएगा, 40 ml निर्माण हो जाएगा। इसका 1, इसका 3 और इसका 2 वॉल्यूम अपने को क्रिया कराना था। तो इसका 1 का मैंने कितना ले लिया, 20 ml ले लिया, इसका कितना ले लिया 60 ml, और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 40 ml आ जाएगा आंसर, ठीक है।
अब यहाँ पर अनरिएक्टेड अमोनिया या अनरिएक्टेड हमारे पास जो क्रिया नहीं किया है ना, क्रिया नहीं किया किसने, नाइट्रोजन के कितने 40 ml ने क्रिया नहीं किया, अनरिएक्टेड नाइट्रोजन कह सकते हैं इसको आप। ठीक, समझे बात को। यानी कि यहाँ पर हमको हाइड्रोजन का पूरा वेट पूरा यूज कर लेना था और नाइट्रोजन का कितना यूज करना था ये अपने को बताना था। तो नाइट्रोजन का 20 यूज करेंगे, इसका 60 और इसका कितना आ जाएगा अपने पास आंसर 40। यदि इसका पूरा ले लेता तो कितना आ जाता है, इसका 180 हो जाता। देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मैंने सर इसको ही 120 इसको 20 क्यों लिया और इसको 180 क्यों नहीं लिया, ये भी समझा देता हूँ, मिटा देता हूँ इन बातों को। यदि आपको नहीं समझ आया तो फिर समझाता हूँ इसको क्या कहा मैंने। नाइट्रोजन का आपने को कितना दिया गया है 60 ml, इसका भी कितना दिया गया है 60 ml, उसका हमको आयतन ज्ञात करने को कहा जा रहा है। यदि मैं कहता हूँ कि 1 मोल का हमारे पास 1 वॉल्यूम का कीमत कितना है 60, इसका कितना वॉल्यूम है 3 वॉल्यूम और इसका कितना वॉल्यूम आ रहा है 2 वॉल्यूम। यदि मैं एक का वैल्यू 60 लेकर के चलूं, इसका यदि मैं कितना लेकर के चलूं 60 ml लेकर के चलूं, तो इसका मेरे को कितना ml चाहिए 180 ml चाहिए। इसका कितना ml चाहिए 180, तो बनता कितना मेरे पास, तो 60 मतलब 120 ml बनता, कितना बनता है 120। परंतु कैसे है ये, हमको कितना दिया गया है 60 ml दिया गया है, अपने को कितना ml दिया गया है 60 ml दिया गया है, ना कि 180 दी गई है। तो हम कितना यूज करेंगे 60, तो मतलब यहाँ पर हमारा एक का मान 60 नहीं होने जा रहा है, एक का मान 60 नहीं होगा। तो क्या होगा, तो 3 वॉल्यूम का जो मान है हम इसको क्या लेंगे, इसके बराबर 60 को लेकर के चलेंगे, यानी कि ये वाला हम ऑप्शन नहीं चूज करेंगे। तो 3 वॉल्यूम का हम कीमत लेंगे कितना, 3 वॉल्यूम का हम लेंगे कितना 60 ml। तो एक वॉल्यूम का कितना लोगे 20 ml, कितना लोगे 20 ml। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमने इसका 20 ml यूज किया और इसका 60 ml यूज किया, तो इस पर हमको क्या मिला 40 ml मिला था। ठीक है, हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है 60 ml। इसका 60 में से कितना भी यूज कर लो आप, 60 से आगे नहीं जा सकते यहाँ पर। इस कारण से हमने उसको इतना कंडीशन यानी कि भौतिक अवस्था जैसे भौतिक अवस्था या फिर कंडीशन यानी कि अवस्था, जैसे कि मेरे पास कहूं कि मैं टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर मतलब ताप हो गया, दाब हो गया, ये यदि क्या हो एक समान हो मतलब यदि कांस्टेंट हो, एक समान का मतलब क्या कर दिया मैंने इसको रिमेन कांस्टेंट, मतलब एक समान कर दिया, कांस्टेंट कर दिया इसको, है ना, कांस्टेंट कर दिया। यदि सभी गैसों का, यदि ये भी सब बातें किस पर है गैसों पर, तो भौतिक अवस्था जैसे कि ताप यदि दाब यदि क्या हो एक समान हो, कांस्टेंट हो, तो सभी गैसों का जो निश्चित आयतन होगा, सभी गैसों का जो निश्चित आयतन होगा, सभी गैसों का आयतन एक समान हो, यदि सभी गैसों का आयतन एक समान हो, तो उनके भीतर अणुओं की संख्या भी क्या होगी, उनके भीतर अणुओं की संख्या भी क्या होगी एक समान होगी, उनके भीतर अणुओं की संख्या भी क्या होगी एक समान होगी, उनके भीतर अणुओं की संख्या भी एक समान होगी। ये कहना था किनका, एवोगैड्रो का। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक क्या है, ऐसा एक ट्यूब है ना, एक ऐसा मेरे पास ट्यूब है जिसके अंदर मेरे पास क्या है हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है ना, हाइड्रोजन गैस क्या भरा हुआ है और इसका आयतन मेरे को दिया गया है 100 ml। और मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन गैस के मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है, X मॉलिक्यूल है, X मॉलिक्यूल मतलब X अणु है ना। अब इसी के अंदर यदि मैं क्या कहता हूं कि हाइड्रोजन गैस को निकाल करके यदि मैं ऑक्सीजन गैस को भर दूं, किसको भर दूं, ऑक्सीजन गैस को भर दूं और इसी आयतन में यानी कि 100 ml वाले आयतन में ही भरूं, तो यहाँ पर फिर से यदि मेरे को पूछा जाए कि ऑक्सीजन गैस के तुम्हारे पास कितने मॉलिक्यूल है, तो मैं क्या कहूंगा मेरे पास फिर भी X मॉलिक्यूल्स यानी कि X अणु रहेंगे। ठीक है, X अणु ही रहेंगे। यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास मान लो 100 ml नाइट्रोजन गैस के कितने अणु हैं, मान लो Y अणु हैं, कितने अणु हैं Y अणु हैं। ठीक, तो 100 ml मीथेन गैस के भी मेरे पास कितने रहेंगे, 100 ml मीथेन गैस के भी मेरे पास कितने रहेंगे, यदि टेम्परेचर और दाब ये क्या हो एक समान हो, तो यहाँ पर फिर से इनके पास क्या रहेंगे Y अणु रहेंगे। यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास यदि 50 ml नाइट्रोजन गैस हो, 50 ml कितना गैस हो नाइट्रोजन गैस हो, तो अब अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 100 में कितना था Y, तो 50 में कितना हो जाएगा Y बटे 2 अणु। यदि मैं कहता हूं 200 ml मेरे पास नाइट्रोजन गैस थे, तो अब अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2Y अणु हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2Y। ठीक है,
यदि मेरे को कहता है कि 400 ml तुम्हारे पास कितना गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो मैं क्या कहता मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हो जाते हैं, तो 4y अणु हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 4y गैस। यानी गैसों का जो आयतन है ये क्या है, अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अणुओं की संख्या के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। ठीक है, इस बातों को नोट कर लीजिए। और ये हमारा क्या था, लास्ट नियम था। ये इनकी क्या थी, अवधारणा थी, यानी कि हाइपोथेसिस थी, मनगढ़ंत बातें थी। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। इसके अगले वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन के बारे में सीखेंगे, यानी कि मोलरता के बारे में जानेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। पूरा डिटेल से मैंने आपको पांचों नियम को एग्जाम्पल से समझाया है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, इसको आगे शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपके लिए फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आगे पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।